नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कश्मीर में बड़ा गड़बड़ चल रहा है और हम देख रहे हैं लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और ये सिलसिला पिछले 3-4 महीने से चला आ रहा है। अचानक कुछ ऐसे कश्मीरियों को छांट कर निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे लोगों को गोली मारी जा रही है जो बेकसूर हैं और आम नागरिक हैं। आम नागरिकों को निशाना बनाने का सिलसिला एक लंबे समय से कश्मीर में बंद था और ये बात हम सब जानते हैं कि लोग जाते थे वहाँ पे, बाकायदा बड़े बड़े उड़ी जैसे अटैक होते थे। हम लोगों ने पुलवामा जैसे बड़े बड़े अटैक देखे और आतंकवादी जाते थे और सुरक्षा बलों पे हमले करते थे, उन पे अटैक करते थे, उनकी जान लेते थे, लेकिन आम सिविलियंस अपने आप को सुरक्षित अनुभव करते थे। हमने ये भी देखा है कि कश्मीर में टूरिज़्म करीब करीब पटरी पे आ गया था। 12-13 की बात है, 2000 बल्कि 11 में भी बहुत सारे आपके हमारे मित्र वहाँ गए होंगे और वहाँ से उन्होंने फ़ोटो डाले होंगे, बाकायदा शिकारे चलने लगे थे। और उन सारी परिस्थितियों के बीच में अब हमको ये समझना पड़ेगा कि अचानक ये क्या हुआ। हम एक नए तरह का आतंकवाद कश्मीर में देख रहे हैं और ये आतंकवाद एक ऐसी गूढ़ पहेली है जिसका हल निकालना आसान नहीं है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक आतंकवाद नया क्यों है और इसका ये जो नयापन है ये प्रशासन के लिए, सरकार के लिए क्यों एक मुश्किल का सबब बन रहा है और वो कौन सी गलतियां हमने लगातार की जिसके कारण आज हम इस मुहाने पे खड़े हुए हैं। मैं आज ये समझने की कोशिश करूंगा आपके साथ मिलके। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहचान ये है कि अगर नीचे सब्सक्राइब के बाद में सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है और ग्रे कलर का दिख रहा है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर वो लाल दिख रहा है तो आप खट से उसको ग्रे कर दें। मैं अभी हाजिर होता हूँ। सिलसिला शुरू हुआ था एक केमिस्ट की दुकान थी लाल चौक पे, एक सज्जन की। बहुत पुराने केमिस्ट थे, उनको जाकर गोली मार दी गई। उसी दौरान एक स्कूल टीचर की हत्या हुई और वैसे ही एक बिहार का रहने वाला गोलगप्पे वाला, सालों से कश्मीर में गोलगप्पे बेच रहा था, उसको भी मार दिया गया। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ वो सिलसिला आगे बढ़ते 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 अब हाल के बैंक मैनेजर की हत्या तक पहुंच गया। चूँकि वीडियो आया तो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। एक नौजवान बैंक के अंदर घुसता है, बाहर निकल के देखता है, फिर घुसता है और गोली मार के भाग जाता है। और इस तरह की हत्याएं कश्मीर में लगातार हो रही हैं। किसी को नाम पूछ के मार देते हैं और टारगेटेड रहता है कि किसको मारना है। और इस पूरे कत्लेआम का नतीजा ये हुआ है कि जो कश्मीर के इतिहास में एक ही बार हुआ था, एक्सोडस जिसे कहते हैं, वो पलायन अब फिर शुरू हो गया है। और कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं, हिंदू कश्मीरी जो हैं, वो और दूसरे राज्यों के कश्मीरी कह रहे हैं कि भैया यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं, सरकार हमारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले पा रही है, इसलिए हम छोड़ के यहाँ से घाटी छोड़ के हम तो जम्मू जा रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ आप सुरक्षित हमको नहीं रख पा रहे हैं। जो व्यक्ति, जो बैंक मैनेजर मारे गए हैं, उन्होंने खुद ये कहा था कि हमको आप सुरक्षित जगह पे पोस्टिंग दें, लेकिन उसके बावजूद उनकी हत्या हो गई। अब ये मसला आतंकवादी हत्याओं का आप देखना चाहें देख सकते हैं, आप इसको हिंदू मुसलमान के से जोड़ के देखना चाहें देख सकते हैं, इसे आप जिहाद जैसा धार्मिक संस्कार घोषित करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ पैटर्न दिखाई देंगे जिनको आपको ज़रूर देखना होगा। पहली चीज़ कि एक लंबे समय के बाद में कश्मीर में कश्मीरी पंडित निशाना बन रहे हैं। इन सालों के बीच में लगातार जितने भी कश्मीर के लीडर थे, चाहे वो हुर्रियत के नेता हों या कोई दूसरे लोग हों, यासीन मलिक हों या कोई भी हों,
वो लगातार इस बात को कहते थे कि कश्मीरी पंडित कश्मीर का अभिन्न अंग हैं, हम उनकी वापसी चाहते हैं, सरकार उनकी वापसी सुनिश्चित करे, हम कोऑपरेट करेंगे। ये लगातार वो कहते रहे। इसी प्रकार से जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी ये बात कहती रही। इस सब के बीच में बावजूद लगातार कश्मीरी पंडित वहाँ जाते रहे और उनको दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत की शुरुआत होने की वजह जो अब निकल के आ रही है, बहुत सारे विद्वान और जानकार कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो कश्मीर में 370 हटाई, उससे कश्मीर के लोग जो है बहुत नाराज़ हैं और 370 उनको जो विशेष दर्जा इसी बात के इनाम में दिया गया था कि वो भारत के साथ मिल गए थे, भारत के साथ आ रहे थे, तो भारत ने उनको विशेष दर्जा दिया था ताकि हम उनको ले तो रहे हैं अपने साथ, लेकिन हम उनको इज्जत के साथ ले रहे हैं। और उस विशेष दर्जे को छीन लिया गया, जिसको लेकर ये माना जा रहा है, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उसके कारण कश्मीर के आदमी ने अपने आप को भारत से अलग अनुभव किया और उसको ये लगा कि हम जो भी करें, जितने भी इनके अपने हो जाएं, ये हमको गैर मानते हैं और कश्मीरियों को गैर मानते हैं, कश्मीर को अपना मानते हैं। और ये चीज़ें लगातार वो सोशल मीडिया पे देखते आ रहे थे, क्योंकि बाकी के भारत में कश्मीर से अलग जो हिस्सा है भारत का, उसके अंदर लगातार हम ये देख रहे थे, कभी कश्मीरियों को पत्थरबाज लिखा जाता था, कभी कुछ लिखा जाता था और लगातार उनके लिए नफ़रत का एक माहौल यहाँ बन रहा था। हॉस्टल्स में घुस के उनको पीट दिया जाता था, कहीं उन पे हमले होते थे। और उन पूरी चीज़ों के बीच में एक फ़िल्म आती है द कश्मीर फाइल्स, जो पूरी तरह से कश्मीर में रहने वाले एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों को, कश्मीर की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनको ये फ्रेम करने की कोशिश करती है कि वो माइनॉरिटी पर होने वाले हमलों के लिए ज़िम्मेदार हैं और पूरे कश्मीर के मुसलमान, वहाँ के हिंदुओं और पंडितों पर जो हमले होते हैं उसमें शामिल हैं। ये कहने के साथ ही मैंने उस वक़्त वीडियो में भी कहा था और मैं लगातार अपने फेसबुक और ट्विटर पे लिखता रहता हूँ कि ये कहने के साथ ही आपने कश्मीर के मुसलमानों को भारत से अलग करने का काम किया। आपने इस फिल्म के आने के बाद इस फिल्म को सरकार ने टैक्स फ्री किया, पूरे देश में दिखाया और उस फिल्म का समर्थन किया। उससे एक संदेश गया कि इस देश की सरकार और शेष भारत के लोग ये मानते हैं कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं वो सारे के सारे कश्मीरी पंडितों की बर्बादी चाहते हैं और उनके पलायन में उनका ही हाथ था और वो पंडितों से नफ़रत करते हैं। तो एक वातावरण बना, एक डिवाइड बना, एक लकीर खिंची कश्मीरी मुस्लिम बनाम अदर्स, और उस डिवाइड को खिंच गई थी। उसके बावजूद हुआ ये कि सरकार ने जब अपना ये पूरा 3 राज्य बनाए, कश्मीर को तोड़ा, वहाँ पे एलजी को बिठाया, जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तो उस पूरे उसके बीच में कश्मीर में लगातार आपने उस लीडरशिप को भी ख़त्म कर दिया जो कश्मीर को होल्ड करती थी। जो लोग वहाँ पे हुर्रियत और दूसरे नेता थे, उनको भी भारत का दुश्मन मानकर, जबकि वो भारत का काम आसान करते थे, उनको धीरे 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 करके कमज़ोर कर दिया और कश्मीर के आवाम से उनकी पकड़ कमज़ोर होती गई। 1-1.5 साल आपने पूरे कश्मीर को कर्फ्यू में झोंक दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, घरों में लोगों को कैद कर दिया और पूरा कश्मीर एक कैद खाने की तरह बना दिया। और जब ये होता है तो एक नौजवान पीढ़ी 15, 17, 18 साल के जो लोग हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिनके दिमाग पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, वो अपनी आँखों के सामने मिलिट्री के बूटों के नीचे लोकतंत्र को रोंदा हुआ देखते हैं और रोंदा जाना उसका देखते हैं और उसके आधार पर वो अपनी राय बना रहे होते हैं। अब सोचिए कि एक तरफ वो नौजवान तैयार हो रहे हैं जिनके सामने उनके यहाँ की सांस जो ले रहे थे उसको रोका गया। इन नौजवान को जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है उसकी तरफ से लगातार मसाला मिल रहा था और एक पैरेलल सिस्टम बन गया कश्मीर में। एक ऐसे आतंकवादी संगठन और जमात पैदा हो गए जो पहले कभी नहीं थे।
जिन संगठनों की कश्मीर पर पकड़ थी, जो संगठन हम कहते थे कि कश्मीरी पंडित हमारा हिस्सा हैं, इस बात के लिए वो कश्मीरियों को मना सकते थे, कश्मीरियों को साथ लेके चल सकते थे, उन सबको आपने नज़रबंदी में कर दिया ख़त्म। यासीन मलिक को डाल दिया आजीवन कारावास। यासीन मलिक आतंकवादी था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा आतंकवादी था जिसने इस अखंड पूरे कश्मीर को, जो पीओके और भारत का कश्मीर मिला के आज़ाद कश्मीर मांगा था। कश्मीर की आज़ादी का मतलब भारत से आज़ादी नहीं मांगी थी। आप यासीन मलिक अच्छा था ख़राब था, इस पर बहस नहीं है। वो गंदा हो सकता है, बुरा हो सकता है, हत्यारा हो सकता है, हिंसक हो सकता है, लेकिन भारत के लिए उसकी अहमियत ये थी कि वो कश्मीर के लोगों के साथ में, कश्मीर के बागी लोगों के साथ में बातचीत करने के लिए सरकार के पास एक चेहरा था जिससे हम बात कर सकते थे, जो उन लोगों के बिहाफ पे बात कर सकता था और जो वादा करके अगर यहाँ से जाता तो वो कश्मीर का वादा समझा जाता। लेकिन ये सारे लोग ख़त्म, नए नए संगठन आ गए। ऐसे संगठन जिनके पास AK-47 नहीं है, जिनके पास तमंचे हैं, पिस्तौल है, और वो लोग उन नौजवानों में से निकले हैं जिन्होंने बुरहान वानी वाले मामले से लेकर, बुरहान वानी की भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत थी कश्मीर में, उसको जिस तरह से मारा गया मुठभेड़ में, और उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए जिनका दमन किया गया, फिर 370 हटाया गया, कश्मीर को तोड़ा गया, उस सब से हो सकता है हमारी नज़र में सारी चीज़ें सही हों, लेकिन कश्मीर को जोड़ने के लिए चीज़ें कितनी सही थी ये समय पे सिद्ध होगा, और सिद्ध होना शुरू हो गया है। तो उससे एक सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट बड़ा सारा डेवलप हो गया नौजवानों के अंदर, और अब वही 17, 18, 19 साल वाला नौजवान 22, 23, 24 वाला हो चुका है, और बहुत सारे नए कश्मीरी आतंकवादी संगठन बन गए हैं जिनके नाम तक नहीं है। और आज की हालत में सरकार के पास ना तो कश्मीर का कोई चेहरा है जिससे वो बात कर सके, ना कोई ऐसा संगठन है जिसका वो दमन कर सके। JKLF होता तो आपको पता रहता भाई ये इनका नेटवर्क है, ये इनके नेता हैं, ये इनके जिला स्तर के नेता हैं, इनको उठा लो, ये इनका कमांड सिस्टम है। और हमारी सरकार को इतने सालों में वो जो नब्ज़ होती है, नब्ज़, कश्मीर के आतंकवाद की नब्ज़ के बारे में एक एक चीज़ पता चल गई थी। हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो एक एक चीज़ जानता था कि अगर पत्ता भी हिलाए तो कहाँ से हिलाए। और एक झटके में हमने इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ये कर दिया। ऊपर से वो अभी सीमांकन किया नए सिरे से, तो जम्मू में सीटें बढ़ा दी का ज़्यादा, कश्मीर में बढ़ाई केवल 1 सीट, तो उससे उनको लग रहा है कि हमको यहाँ पे मुसलमानों को माइनॉरिटी में डाला जा रहा है। सारी मुसीबत की जड़ ये हिंदू हैं। अब जैसा आप पूरे भारत में हिंदू मुसलमान सोचते थे, अब कश्मीर में भी हिंदू मुसलमान का सोच आ गया। तो इन सारे घटनाक्रमों के बीच में, इन सारी परिस्थितियों के बीच में आप अंधेरे में खड़े हुए हैं। ना तो आप आतंकवादी संगठन को पहचानते हैं जिसको आप कार्रवाई कर सकें, और जो छिटपुट संगठन बने हैं उनमें अगर एक नौजवान जाके किसी की हत्या कर रहा है, उसको आप पकड़ के भी ले आते हैं, और उसको अगर आप मुठभेड़ में गोली मारते हैं तो वो कहता है मैं तो आतंकवादी हुई नहीं, और वो अपनी कौम को ये समझाने में कामयाब हो जाता है कि मैं एक बेकसूर आदमी था, मेरा आतंकवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इन्होंने मुझे मुझे मार रहे हैं या इन्होंने मार दिया। क्योंकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नेटवर्क हर कसूरवार को, हर बेकसूर को, उन दोनों को ही बेकसूर घोषित करने को तैयार बैठा है, हर मुठभेड़ को फर्जी बताने को तैयार बैठा है। आपने जो विश्वास था, जो भारत की सरकार के ऊपर कश्मीर भरोसा करता था, फारूक अब्दुल्ला ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी, इसके लिए उसकी बहुत आलोचना हुई थी। उस पूरे के पूरे विश्वास को आपने तोड़ दिया। अब स्थिति आपके सामने रखी हुई है। समस्या यह है कि बातचीत से अगर सुलझाना है तो कैसे सुलझाएं आपको नहीं पता, क्योंकि किससे बात करें।
पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। जो संगठन होते थे वो ख़त्म हो गए, अचानक कुछ ऐसे संगठन बन गए जिनके बारे में कुछ नहीं पता, उनका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, उनका नेटवर्क क्या है, कहाँ पे कितने उनके कार्यकर्ता हैं। सारी जानकारियाँ नए सिरे से इकट्ठी कीजिए, नेटवर्क पता लगाइए, पाकिस्तान से वो कैसे टच में रहते हैं, किसके ज़रिए टच में रहते हैं, वो कौन सा नेटवर्क है जिसके ज़रिए पाकिस्तान इनको हैंडल करता है। ऐसे कितने नौजवान हैं जो बगैर पाकिस्तान के ही ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो मॉड्यूल होते हैं ना, वो ये होता है तैयार करके मॉड्यूल छोड़ दिया, वो रोज़ रोज़ वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करते, वो अपना काम करते रहते हैं। तो कौन लोग हैं, पाकिस्तान के हैंडलर कौन है, वहाँ के हैंडलर भी बदल गए। ये पूरा ऐसा एक स्थिति आ गई है सामने, जिसमें अब समस्या ये हो गई है कि अगर वहाँ से आपने पलायन करके लोगों को बुला लिया तो वही जगमोहन के दौर वाले हालात आप दोहरा रहे हैं। और अगर आपने उस हिस्से को अलग कर दिया तो उसका मतलब अच्छी तरह से समझने वाला है कि क्या कर डाला आपने। और ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बहुत शॉर्ट साइटेड, दीर्घगामी सोच ना होना, लठ पे बंदूक पे बहुत भरोसा होना, किसी को भी हम ईडी में फंसा देंगे और किसी को भी हम जो है वो डाल देंगे जेल में, इस भरोसे पे हम पूरा देश चला सकते हैं, ये समझ होना। और इस सब के बाद में एक और चीज़ होना, जो आरोप लगातार लगता रहा है। तो इस पूरे चीज़ों के कारण हमने अपने अकड़ू रवैये के कारण, और कश्मीर में आप सोचिए, कश्मीर के अंदर कश्मीर के मसले को हैंडल करने के लिए जो कश्मीर के लोकल लोग होते थे, लोकल एडवाइज़र्स होते थे सरकार के, जो कश्मीर की नब्ज़ समझते हैं, वो सरकार को बताते थे कि भाई आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये कर लीजिए। उनको सबको हटा दिया, वो बाहर के, बिहार के, यूपी के ब्यूरोक्रेट्स जा रहे हैं वहाँ पे, उनको कुछ समझ में आता ही नहीं किससे क्या डील करना है। और इसके बीच में एक चीज़ और, बॉर्डर के पास वो सरकार आ गई है जो सरकार हमेशा चुनाव में हमारे देश में खास पार्टी को मदद करने के लिए बॉर्डर पे और कश्मीर में तनाव पैदा करती है। ये मेरा विचार नहीं है, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि अटल जी का दौर हो, नवाज शरीफ हो, तो अच्छा सा माहौल बॉर्डर पे बन जाता है। मोदी जी लाहौर जाते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और ये आरोप लगते रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार नवाज शरीफ वाली सरकार है और यहाँ की जो मोदी जी वाली सरकार है, पार्टी है ये कहें, बल्कि सरकार क्यों कहें, इन पार्टियों के बीच में कुछ यारी दोस्ती ज़्यादा है। जब वहाँ वो मुसीबत में फंसते हैं तो यहाँ पे ये मदद करते हैं, यहाँ ये मुसीबत में फंसते हैं तो वहाँ से वो मदद करते हैं, पॉलिटिकल मदद। और ये भी हो सकता है कि आप 2024 बहुत दूर नहीं है और ये आरोप लगते रहें। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है सिवाय इसके कि अटल जी का जन्मदिन था, जन्मदिन पे बाकायदा अखबार में छपा कि मोदी जी 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पे उनसे मिलने जाएंगे, और अटल जी से मिलने मोदी जी नहीं गए। अचानक पूरा फौज फाटा लेके विदेश यात्रा से लौट रहे थे, लाहौर में उतर गए, एयरपोर्ट पे ठप्पा लगा लगा के भेजा दिया गया और वहाँ पे उनके घर शादी अटेंड करने के लिए गए थे। ये रिश्ते हैं। और अटल जी भी लाहौर बस लेके गए थे, ये भी रिश्ते हैं। तो रिश्ते तो काफ़ी मजबूत रहे हैं। बाकी की कहानी अनुमान पर आधारित होती है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित होती है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आधारित होती है। हालात इशारा करते हैं और उन हालात के इशारे पे आप ये 2024 वाला अनुमान लगा सकते हैं। जो भी है, आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि कितना तगड़ा रायता कश्मीर में फैला दिया गया है। अब ये दोबारा से कर्फ्यू लगा लें, कुछ लगा लें, साल डेढ़ साल फिर रोक लोगे, फिर यही होगा, क्योंकि विश्वास से ही इस समस्या का हल निकलेगा और कोई तरीका नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।